दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी स्मार्ट 2.00 में। सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम। आज की हमारी जो क्लास रहने वाली है उस टॉपिक का नाम है धातु, अधातु एवं प्रमुख यौगिक। ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको हम अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। तो शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा तत्वों को वर्गीकृत करने की श्रेणी नहीं है। यानी कौन सा तत्वों को वर्गीकृत करने की श्रेणी नहीं है। ऑप्शन ए उपधातु, ऑप्शन बी धातु क्रम, ऑप्शन सी धातुएं, ऑप्शन डी अधातु। तो तत्वों को वर्गीकृत करने की श्रेणी में कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी धातु क्रम। धातु क्रम तत्वों को वर्गीकृत करने की श्रेणी में नहीं आता। समझते हैं, धातुएं, उपधातुएं और अधातुएं ये सभी तत्वों को उनकी भौतिक और रासायनिक विशेषताओं के आधार पर वर्गीकृत करने की श्रेणियां हैं। यानी तत्वों को वर्गीकृत करने की श्रेणियां कौन सी है, धातु हो सकती है, अधातु हो सकती है या उपधातु हो सकती है। तो ये धातु क्रम क्या है, इसको जानते हैं। धातु क्रम यह कोई तत्वों की श्रेणी नहीं है, बल्कि यह एक विज्ञान और तकनीक की वह शाखा है जो धातुओं के निष्कर्षण, परिशोधन और उपयोग से संबंधित है। अर्थात धातु क्रम एक विज्ञान और तकनीक की शाखा है जो धातुओं के निष्कर्षण, परिशोधन और उपयोग से संबंधित है। तो इसका आंसर कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन प्राप्त करके ऋणायन बनाते हैं क्या कहलाते हैं। यानी वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके ऋणायन बनाते हैं क्या कहलाते हैं। धातु कहलाते हैं, आघातवर्ती तत्व कहलाते हैं, अधातु कहलाते हैं, तन्य तत्व कहलाते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन प्राप्त करके ऋणायन बनाते हैं वो क्या कहलाते हैं, तो वो यानी जो इलेक्ट्रॉन को प्राप्त कर रहा है तो वो ऋणायन होगा, जो इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है वो धनायन होगा। ये याद रखना। यानी जो इलेक्ट्रॉन प्राप्त करेगा वो क्या हो जाएगा, ऋणायन। तो ऋणायन क्या होते हैं, अधातु होते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी। कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर सी। समझने का प्रयास करते हैं। देखो, फर्स्ट है अधातु। वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन प्राप्त करके ऋणायन बनाते हैं अधातु कहा जाता है। यानी वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन प्राप्त करके ऋणायन बनाते हैं उन्हें अधातु कहते हैं। सेकंड, धातुएं जो इलेक्ट्रॉन त्यागती है और धनायन बनाती है। यानी जो इलेक्ट्रॉन त्यागेगी वो तो धनायन, जो प्राप्त करेगी वो ऋणायन। और ऋणायन होती है अधातु और जो धातुएं होती हैं वो धनायन बनाती है। ये आघातवर्ती तत्व क्या होते हैं, वे तत्व जो आघात यानी उस पर चोट मारना, वे तत्व जो चोट लगने पर चपटे हो सकते हैं। ये धातुओं का एक गुण है आघातवर्तीता। ये कोई रासायनिक वर्गीकरण नहीं है। तन्य तत्व क्या हो सकते हैं, वे तत्व जो तार के रूप में खींचे जा सकते हैं। यह भी एक धातुओं का गुण है। धातु का एक गुण है तन्यता, एक गुण है आघातवर्तीता। यह भी रासायनिक वर्गीकरण नहीं है। तो इसमें था धातु और अधातु। यानी जो इलेक्ट्रॉन प्राप्त करके ऋणायन बनाएगा वो तो अधातु, और जो इलेक्ट्रॉन त्याग के धनायन बनाएगा वो होता है धातु। तो इसका आंसर नंबर था सी। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सी सर्वाधिक तन्य धातु है। ये तन्यता गुण होता है धातुओं का। तो सर्वाधिक तन्य धातु कौन सी है, तांबा, एल्यूमिनियम, चांदी और सोना। यानी सर्वाधिक तन्य धातु होती है सोना। सर्वाधिक तन्य धातु कौन सी होती है, सोना होती है। सोने को एक बारीक से तार में हम 2 किलोमीटर तक उसका तार बना सकते हैं। तो सर्वाधिक तन्य धातु कौन सी होती है, सोना। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से कौन सी मिश्र धातु नहीं है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सी मिश्र धातु नहीं है। स्टेनलेस स्टील, सेकंड ऑप्शन कैडमियम, थर्ड ऑप्शन कांसा या ब्रोंज, फोर्थ ऑप्शन पीतल या ब्रास। पीतल क्या बोलते हैं, ब्रास। तो इसमें सबसे पहले जो मिश्र धातु कौन सी नहीं है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कैडमियम। कैडमियम मिश्र धातु नहीं है, बल्कि ये जो तीन है ना, स्टील, कांसा और पीतल, ये तीनों ही क्या हैं, मिश्र धातु हैं। हम इनको समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले स्टेनलेस स्टील। ये स्टील किस किस का मिश्रण है। स्टील में देखो क्या क्या होता है, ये अपन पहले ही पढ़ चुके हैं। स्टील में लोहा होता है, कार्बन होता है, क्रोमियम होता है, निकल होता है और मैग्नीज होता है। तो स्टील में क्या क्या होता है, लोहा प्लस कार्बन प्लस क्रोमियम प्लस निकल प्लस मैग्नीज।
याद रखना, ये पूछा जाता है कि स्टील किस किस का मिश्रण है, तो लोहा, कार्बन, क्रोमियम, निकल और मैग्नीज। क्या क्या हो गए? लोहा हो गया, कार्बन हो गया, क्रोमियम हो गया, निकल हो गया और मैग्नीज हो गया। अब चलते हैं कांसा, जिसे ब्रॉन्ज के नाम से जानते हैं। कांसा, कांसा किसका मिश्रण है? कांसा देखो तांबा और टिन से मिलकर बनता है। कांसा किससे मिलकर बनता है? ये तांबा और टिन से मिलकर बनता है। याद रखना, कांसा किसका मिश्रण है? कांसा तांबा और टिन का मिश्रण है। लास्ट बच गया पीतल या ब्रास। पित्तल, पित्तल का अपन यूज लेते हैं। पित्तल किसका मिश्रण है? पित्तल तांबा और जस्ते से मिलकर बनता है। तो पित्तल किसका हो गया? तांबा और जस्ते का। देखो स्टील तो है लोहा, कार्बन, क्रोमियम, निकल और मैग्नीज का मिश्रण। कांसा और पित्तल को याद रखना, इन दोनों में तांबा तो आता ही है, इनमें तांबा तो मिला हुआ होता है। कांसा में भी तांबा है और पित्तल में भी तांबा है। अब कांसे में तो तांबा और टिन से मिलकर बनता है, जबकि जो पित्तल होता है वो तांबा और जस्ता से मिलकर बनता है। तांबा और जस्ता से मिलकर बनता है। याद रख लेना, ब्रास, पित्तल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ब्रास बोलते हैं। तो तांबा में जो बा आ रहा है ना, तो वो ब्रास वाले में तांबा के साथ जस्ता मिलेगा। तांबा प्लस जस्ते से मिलकर बनता है पित्तल और तांबा प्लस टिन से मिलकर बनता है कांसा। तो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से कौन सी धातु इसके निम्न गलनांक के कारण हथेली पर रखने पर पिघल जाती है? यानी ऐसी कौन सी धातु होती है जिसका गलनांक निम्न होने के कारण वह जब उसको हथेली पर रखते हैं तो वो पिघल जाती है? कौन सी होती है? कैल्शियम होती है, मैग्नीशियम होती है, पारा या मरकरी होती है, या गैलियम होती है? तो ऐसी कौन सी धातु है जो निम्न गलनांक के कारण हथेली पर रखने पर पिघल जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा गैलियम। गैलियम धातु निम्न गलनांक के कारण हथेली पर रखने पर पिघल जाती है। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सी धातु है जो हथेली पर रखने पर पिघल जाती है? गैलियम। ऑप्शन नंबर बी। कौन सा ऑप्शन हो गया? बी, गैलियम। पारा, ये जो पारा धातु है ये सामान्य तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है, लेकिन ये गैलियम है ना, इसको जब हथेली पर रखते हैं तो ये तो पिघल ही जाती है। तो ये पारा तो पहले से ही द्रव में होता है, लेकिन इसमें पिघलने वाली जो बात आती है तो उसका आंसर होता है गैलियम। तो कौन सी पिघल जाएगी हथेली पर रखने पर? गैलियम। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से कौन सा किसी धातु का एक गुण नहीं है? धातु के गुण पूछे गए हैं जिसमें से कौन सा नहीं है। पहला, धातु ध्वनिक होती हैं, धातुओं को चोट मारने पर ध्वनि उत्पन्न होती है। बिल्कुल होती है। जैसे लोहे पर अपन चोट मारते हैं तो ध्वनि आती है, तो ये तो गुण होता है धातुओं का। अधिकांश धातुओं के गलनांक कम होते हैं। लेड को छोड़कर अधिकांश धातुएं उष्मा की सुचालक होती है। अधिकांश धातुएं आघातवर्धनीय होती हैं, यानी अधिकांश धातुएं जिनको अपन चोट मार के उसको लंबा खींच सकते हैं, उसका चपटा कर सकते हैं, तो इस ये भी सही है। तो ऑप्शन बच गए दो। एक तो अधिकांश धातुओं के गलनांक कम होते हैं, ये बात इसमें गलत है, क्योंकि अधिकांश जो धातुएं होती हैं उनका गलनांक तो उच्च होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, क्योंकि अधिकांश धातुओं के गलनांक क्या होते हैं? उच्च होते हैं, कम नहीं होते। अब लेड या शीशा को छोड़कर अधिकांश धातुएं उष्मा की सुचालक होती है। हाँ, सभी धातुएं उष्मा की सुचालक होती है, एक दो अपवाद को छोड़कर सारी धातुएं ही उष्मा की सुचालक होती है। तो लेड को छोड़कर अधिकांश धातुएं उष्मा की सुचालक होती है, बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर बी, अधिकांश धातुओं के गलनांक कम होते हैं, ये गलत बात है। अधिकांश धातुओं के गलनांक उच्च होते हैं। आगे चलते हैं, थोड़ा हम इसको और समझने का प्रयास करते हैं। जैसे देखो, अधिकांश धातुओं के गलनांक उच्च होते हैं। जैसे लोहे का गलनांक, लोहा एक धातु है, उसका गलनांक होता है 1538 सेंटीग्रेड, यानी लोहा कब पिघलता है? उसको 1538 सेंटीग्रेड तापमान पर पिघलता है। तो धातुओं के गलनांक उच्च होते हैं, जैसे लोहे का होता है 1538। केवल कुछ अपवाद कौन से होते हैं? जैसे गैलियम, सीजियम, पारा के गलनांक कम होते हैं। अधिकांश धातुओं के गलनांक कुछ होते हैं, लोहे का होता है 1538, लेकिन कुछ अपवाद हैं जैसे गैलियम, सीजियम और पारा, ये तीन धातुएं हैं ना, इनके गलनांक होते हैं कम। नाम याद रख लेना, गैलियम, सीजियम, पारा, याद रह जाएगी, क्योंकि गैलियम तो हथेली पर रखने पर पिघल जाती है, यानी उसका गलनांक बहुत कम है। पारा सामान्य तापमान पर द्रव अवस्था में होती है तो उसका भी कम है। और सीजियम का गलनांक भी कम होता है।
देखो गैलियम एक ऐसी धातु है जिसका गलनांक कितना होता है 29.76 सेंटीग्रेड होता है। गैलियम एक ऐसी धातु है जिसका गलनांक होता है 29.76 सेंटीग्रेड। और मानव देखो चूंकि मानव शरीर का अपने मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है 37 डिग्री होता है या इससे थोड़ा ज़्यादा होता है। अब देखो गैलियम का गलनांक तो कितना है 29.76 सेंटीग्रेड। मानव शरीर का तापमान कितना है 37 डिग्री सेंटीग्रेड। अब जब इसको 37 डिग्री से हम अपनी हथेली पर जब गैलियम को रखेंगे तो इसका गलनांक अपने शरीर से कम होने के कारण यह पिघल जाती है। तो गैलियम क्यों पिघल जाती है समझ में आ गया ना, क्योंकि गैलियम का गलनांक कितना होता है 29.76 और लोहे का गलनांक होता है 1538। अधिकांश धातुओं के गलनांक उच्च होते हैं। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से कौन सी धातु कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। हमने अभी पढ़ा था कौन सी धातु है जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा मरकरी या पारा। पारद पारे का ही नाम है मरकरी या पारा। ये धातु कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से कौन सा धातुओं का एक गुण नहीं है, यानी इनमें से कौन सा धातुओं का गुण नहीं है। चमकहीन, ध्वनिक, हाँ धातुएं ध्वनिक होती हैं, आवाज़ करती हैं। तन्यता धातुओं का गुण होता है। आघातवर्धीनी भी धातुओं का गुण होता है। चमकहीन, धातुएं चमकदार होती है जैसे सोना चांदी, ये चमकदार धातुएं होती हैं। तो चमकहीन धातुओं का गुण नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए गलत है, इसमें जो धातुओं का गुण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9, वे धातु जो कठोर सतह पर प्रहार करने पर ध्वनि उत्पन्न करती है कहलाते हैं। यानी वे धातु जिनकी कठोर सतह पर प्रहार करते हैं तो ध्वनि उत्पन्न करते हैं, ये धातुओं का गुण है। क्या कहलाती हैं, ध्वनिक कहलाती है। क्या कहलाती है, ध्वनिक कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, यह अधातु विद्युत का सुचालक है। इसमें ध्यान रखना अधातु पूछी गई है, कौन सी अधातु विद्युत का सुचालक है। ब्रोमीन, सल्फर, कोयला, ग्रेफाइट। वैसे देखा जाए तो अधातुएं जो होती हैं वो विद्युत की कुचालक होती है, लेकिन अधातु की श्रेणी में एक नाम आता है ग्रेफाइट। क्या आता है, ग्रेफाइट। यह ग्रेफाइट एक कार्बन का अपर रूप है जो विद्युत का सुचालक होता है। यानी अधातुएं क्या होती हैं, विद्युत की कुचालक होती हैं, लेकिन अपवाद क्या है, ग्रेफाइट। यह ग्रेफाइट अधातु विद्युत का सुचालक होती है। तो ऑप्शन नंबर डी। देखो ग्रेफाइट एक अधातु है लेकिन यह विद्युत का अच्छा सुचालक होता है, क्योंकि अधातुएं तो विद्युत की कुचालक होती है, लेकिन ग्रेफाइट अधातु होते हुए भी विद्युत का अच्छा सुचालक होता है। एक और धातु होती है, नाम आया तो पहले ऑप्शन ब्रोमीन। ब्रोमीन अधातु है लेकिन विद्युत का कुचालक है। इस ऑप्शन में ब्रोमीन भी अधातु है लेकिन वह विद्युत की क्या है, कुचालक है। सल्फर भी, इसमें सल्फर एक नाम आया, सल्फर भी अधातु है, यह भी विद्युत की क्या है, कुचालक है। कोयला भी नहीं है। तो ब्रोमीन और सल्फर दोनों ही अधातु हैं, लेकिन ये दोनों क्या हैं, ब्रोमीन और सल्फर, नाम याद रखना, दोनों क्या हैं, अधातु हैं, दोनों ही विद्युत की कुचालक हैं। और अधातुएं होती ही विद्युत की कुचालक है, लेकिन अपवाद स्वरूप ग्रेफाइट क्या है, विद्युत का अच्छा सुचालक होता है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, अधातुओं के संदर्भ में गलत कथन को चुनिए। अपन गलत कथन चुनना है, अधातु के संदर्भ में चुनना है। पहला देखो, अधातु का उपयोग जल शोधन की क्रिया में किया जाता है। यानी कोई अधातु ऐसी है जिसका उपयोग जल शोधन की प्रक्रिया में किया जाता है। अब देख लो पहले आप, अधातु का उपयोग जल शोधन में, अधातु होती है क्लोरीन। क्लोरीन क्या है, एक अधातु है जिसका उपयोग पानी शुद्ध के लिए किया जाता है। कई बार डायरेक्ट पूछते हैं जल शोधन या पानी के शुद्धिकरण में किसकी का उपयोग होता है, तो उसका ऑप्शन होता है क्लोरीन। क्लोरीन का उपयोग जल शोधन में किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर ए तो सही है कि यह धातु का उपयोग जल शोधन में किया जाता है, क्लोरीन का किया जाता है, बिल्कुल सही बात है। दूसरा देखो, अधातुएं उष्मा और विद्युत की सुचालक है, ये बात गलत है। जो अधातु होती है वो उष्मा और विद्युत की क्या होती है, कुचालक होती है। तो ऑप्शन नंबर इसमें बी गलत है। आगे और समझ लेते हैं। अधातुओं का उपयोग पटाखों में किया जाता है, बिल्कुल किया जाता है। अधातुओं का उपयोग उर्वरकों में भी किया जाता है, ये भी किया जाता है। तो इसमें ए सी डी तो सही है, गलत कौन सा है, बी। हमने अभी पढ़ा था अधातुएं उष्मा और विद्युत की कुचालक होती है, जबकि अपवाद है ग्रेफाइट जो कि सुचालक होता है। इसमें देख लो,
क्लोरीन का उपयोग जल शुद्धि में किया जाता है, पढ़ लिया। अधातुओं का उपयोग पटाखों में, सल्फर और फास्फोरस ये दोनों अधातुओं का उपयोग पटाखों में किया जाता है। सल्फर और फास्फोरस जैसी अधातुओं का उपयोग पटाखों में। प्रश्न पूछ लिया पटाखों में कौन सी धातु का उपयोग, सल्फर और फास्फोरस। अधातुओं का उपयोग उर्वरकों में, यानी नाइट्रोजन एक अधातु है जो उर्वरकों जैसे यूरिया अमोनियम नाइट्रेट में प्रयुक्त होता है। यानी यूरिया अमोनियम नाइट्रेट में क्या प्रयुक्त होता है, नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन है अधातु तो इसका प्रयोग उर्वरकों में किया जाता है। देख लो अधिकांश धातु ऊष्मा और विद्युत के कुचालक होते हैं, केवल ग्रेफाइट एक अपवाद है जो कि विद्युत का सुचालक है। अपने इसको अच्छे से समझ लिए हैं, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, धातुओं के संदर्भ में उस कथन का चयन कीजिए जो सही नहीं है। अब की बार धातु के बारे में पूछा गया है कि कौन सा कथन सही नहीं है। गैलियम हथेली पर रखने पर पिघल जाती है, हमने पढ़ लिया। गैलियम 29 होती है, मानव शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होता है, इसलिए तापमान अपनी पिघल जाती है, बिल्कुल सही है। दूसरा, सोडियम इतना नरम होता है कि इसे चाकू से काटा जा सकता है। सोडियम और पोटेशियम धातुएं इतनी नरम होती है कि इन्हें चाकू से अपन काट सकते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। याद रखना कौन सी धातुएं ऐसी हैं जिन्हें चाकू से काट सकते हैं, सोडियम और पोटेशियम। पारा मरकरी सामान्य कक्ष के तापमान पर तरल होता है, यानी पारा द्रवावस्था में पाया जाता है सामान्य तापमान पर। ब्रोमीन एक दुर्लभ धातु है। अब देखो ब्रोमीन एक दुर्लभ धातु नहीं है, ब्रोमीन एक क्या है, अधातु है। ब्रोमीन क्या है, ब्रोमीन एक अधातु है। इसमें लिखा हो भी नीचे, ब्रोमीन कोई धातु नहीं बल्कि ब्रोमीन एक अधातु है। आगे चलते हैं, तो इसमें गलत कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी। कौन सा गलत है, ऑप्शन नंबर डी है। इसने बता दिया कि ब्रोमीन एक दुर्लभ धातु है, नहीं बल्कि ब्रोमीन एक अधातु है। क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से कौन सा एम्फोटेरिक ऑक्साइड का उदाहरण है। क्या पूछा है, निम्न में से कौन सा एम्फोटेरिक ऑक्साइड का उदाहरण है। CO2, SiO2, CrO3, PPO। तो इसका ये पूछ सकते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड का उदाहरण कौन सा है, PPO। PPO को बोलते हैं लेड ऑक्साइड, PBO लेड ऑक्साइड। यानी एम्फोटेरिक ऑक्साइड का उदाहरण कौन सा है, PBO लेड ऑक्साइड। समझने का प्रयास करते हैं, PBO लेड ऑक्साइड। एम्फोटेरिक ऑक्साइड वे ऑक्साइड होते हैं जो अम्ल और अक्षार दोनों के साथ अभिक्रिया कर सकते हैं। यानी एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होते हैं, ये प्रश्न पूछ सकते हैं। वे ऑक्साइड होते हैं जो अम्ल और अक्षार दोनों के साथ अभिक्रिया कर सकते हैं। याद रखना एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होते हैं, वे ऑक्साइड होते हैं जो अम्ल और अक्षार दोनों के साथ अभिक्रिया कर सकते हैं। अब SiO2 सिलिका, SiO2 को क्या बोलते हैं, सिलिका, और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ये दोनों तो अम्लीय ऑक्साइड हैं। यानी सिलिका और कार्बन डाइऑक्साइड जो दे रखे हैं ऑप्शन ए और बी में, ये तो क्या है, अम्लीय ऑक्साइड हैं और केवल अक्षारों से अभिक्रिया ही करते हैं। क्योंकि ये दोनों अम्लीय ऑक्साइड हैं तो अक्षारों से अभिक्रिया करते हैं। अब इसमें ये CrO3 भी नहीं है तो इसमें बच गया PBO लेड ऑक्साइड। ये PBO है ना जो लेड ऑक्साइड है, ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड है और ये अम्ल और अक्षार दोनों के साथ अभिक्रिया कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी PBO लेड ऑक्साइड। आगे चलते हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। ये जो कथन सत्य या असत्य वाले पूछते हैं ये थोड़े प्रश्न हार्ड होते हैं, क्योंकि ये तभी सही हो पाते हैं जब इन चारों लाइनों का यानी 4 ऑप्शन ABCD आते हैं, इनका अपन गहनता से अध्ययन करके इसको आंसर दें। तो पढ़ते हैं 14 में कौन सा कथन सत्य नहीं है। पहला देखो, लगभग सभी धातुएं ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके धातु के ऑक्साइड बनाती है। हाँ, लगभग धातुएं है ना वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके धातु के ऑक्साइड बनाती है। यानी धातु है ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर रही है तो धातु की ऑक्साइड बनाएगी, बिल्कुल सही बात है। दूसरा देखो, अधिकतर धातुओं के ऑक्साइड जल में घुलनशील होते हैं। ये बात सत्य नहीं है, अधिकतर धातुओं के ऑक्साइड जल में घुलनशील नहीं होते। इसमें ऑप्शन नंबर बी गलत है, आंसर तो यहीं आ गया। आगे पढ़ते हैं, धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करती है और धातु के ऑक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
कि धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करती है और धातु के ऑक्साइड बनाती है, ये तो अपन को पता है। लेकिन कौन सी गैस उत्पन्न करती है, यानी धातुएं जब जल के साथ अभिक्रिया करेगी तो कौन सी गैस उत्पन्न करेगी? याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन गैस। यानी धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करती है तो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है। तो ऑप्शन नंबर सी भी सही है। धातु के ऑक्साइड, देखो जो धातु के ऑक्साइड होते हैं उनकी प्रकृति कैसी होती है? उनकी प्रकृति अक्षारीय होती है। यानी धातु के जो ऑक्साइड होते हैं वे अक्षारीय प्रकृति के होते हैं, जबकि अधातु के ऑक्साइड होंगे ना, वो अम्लीय प्रकृति के होंगे। याद रखना, धातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं? अक्षारीय। अधातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं? अम्लीय। तो इसमें गलत कौन सा हो गया? बी। देखो, केवल कुछ अक्षारीय धातुओं के ऑक्साइड जैसे Na2O और K2O, सोडियम और पोटेशियम ही जल में आसानी से घुलते हैं। इसने कहा था अधिकतर धातुओं के ऑक्साइड जल में घुलते हैं, नहीं, केवल कुछ अक्षारीय धातु होती है जैसे Na2O यानी सोडियम, K2O पोटेशियम ऑक्साइड ही जल में आसानी से घुलते हैं, सारे नहीं घुलते हैं। विशेष रूप से सक्रिय धातुएं हैं सोडियम और पोटेशियम, जल से यह अभिक्रिया करती है। सोडियम और पोटेशियम नरम धातुएं हैं, इन्हें चाकू से काट सकते हैं। ये दोनों ही क्या करती हैं? जल के साथ अभिक्रिया करती है। अधिकांश धातु ऑक्साइड अक्षारीय प्रकृति के होते हैं जैसे Na2O, K2O, सोडियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड। हालांकि कुछ उदासीन या एम्फोटेरिक भी हो सकते हैं। हमने अभी पढ़ा था उदासीन, एम्फोटेरिक, उसको क्या बोलते हैं? उदासीन भी बोलते हैं हिंदी में। एम्फोटेरिक तो इंग्लिश का नाम है, उसको बोलते हैं उदासीन। यानी एम्फोटेरिक या उदासीन में क्या पढ़ा था अपन ने? जो अम्ल और अक्षार दोनों के साथ किया गया। तो एम्फोटेरिक या उदासीन में क्या क्या होते हैं? एक तो JnO, Al2O3, एल्यूमिनियम और जिंक ऑक्साइड। एल्यूमिनियम और जिंक ऑक्साइड भी क्या होते हैं? ये भी एम्फोटेरिक हो सकते हैं। तो 3 हो गया, PbO यानी लेड ऑक्साइड, JnO जिंक ऑक्साइड और Al2O3 यानी एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ये तीनों क्या होते हैं? एम्फोटेरिक होते हैं। इन तीनों से कोई भी ऑप्शन है वही सही हो जाता है। अब देखो, अधिकांश धातु ऑक्साइड क्या होते हैं? उनकी प्रकृति अक्षारीय होती है और कुल कुछ अक्षारीय धातुओं के ऑक्साइड ही जल में आसानी से घुलते हैं। एम्फोटेरिक वाला याद रखना कौन सा है? जिंक ऑक्साइड, JnO, Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड और एक PbO लेड ऑक्साइड। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। जब अधातुएं ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करती है तो क्या नहीं बनते हैं? जब अधातुएं ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करती है, धातु के ऑक्साइड नहीं बनते हैं या अधातु के ऑक्साइड नहीं बनते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, जल। अब जब अधातुएं ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करेगी तो क्या क्या बनेगा और क्या नहीं बनेगा? ये अधातु है तो इसमें अधातु ऑक्साइड बनेगा। जब अधातुएं ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करेगी तो अधातु ऑक्साइड बनेगा, और धातु जब ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करेगी तो धातु ऑक्साइड बनेंगे। तो इसमें ये धातु है तो धातु ऑक्साइड बिल्कुल नहीं बन सकते। तो ऑप्शन ए नंबर तो बिल्कुल गलत है। कार्बन डाइऑक्साइड बन सकती है, जल बन सकता है, अधातु ऑक्साइड बन सकता है, लेकिन धातु ऑक्साइड नहीं बन सकता क्योंकि ये तो खुद अधातु है। क्योंकि अधातु कभी भी धातु ऑक्साइड नहीं बनाती क्योंकि वह स्वयं धातु नहीं है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? आज असत्य और सत्य वाले बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में आ रखे हैं, तो इनका इंपॉर्टेंट अध्ययन करना जरूरी था। पहला क्वेश्चन देखो, असत्य पूछा है, पारा एक ऐसी धातु है जो कमरे के तापमान पर द्रवावस्था में होती है। बिल्कुल होती है, सही आंसर है। ग्रेफाइट एक ऐसी धातु है जो विद्युत की कुचालक होती है। सोडियम और पोटेशियम नरम धातुएं हैं, इन्हें आसानी से चाकू से काट सकते हैं। आयोडीन एक अधातु है जो चमकीली होती है। ये सारी बातें ही इंपॉर्टेंट है, इनमें से कोई ना कोई प्रश्न आपको जरूर मिलेगा। देखो, ऐसी कौन सी धातु है जो कमरे के तापमान पर द्रवावस्था में होती है? पारा, पहला ऑप्शन सही है। ग्रेफाइट एक ऐसी धातु है, पहली बात तो ग्रेफाइट कोई धातु नहीं है, ये अधातु है और कार्बन का प्ररूप है जो विद्युत की सुचालक होती है। यानी इसमें गलत तो कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या है? गलत है। अब तीसरा देखो, सोडियम और पोटेशियम नरम धातुएं हैं, इन्हें हम अपन चाकू से आसानी से काट सकते हैं। अब चौथा देखो, आयोडीन एक अधातु है। आयोडीन क्या होती है? एक अधातु होती है लेकिन यह चमकीली होती है। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है कि ऐसी कौन सी अधातु है जो चमकीली होती है। वैसे तो धातु ही चमकीली होती है लेकिन अधातु चमकहीन होती है, लेकिन आयोडीन एक अधातु ऐसी है जो कि चमकीली होती है। तो इसमें गलत आंसर था बी कि ग्रेफाइट एक अधातु है जो विद्युत की सुचालक होती है। इसने कहा था कुचालक होती है।
सबसे पहले ग्रेफाइट कोई धातु नहीं है, देखो कार्बन का एक अपर रूप है। दूसरा यह विद्युत का सुचालक होता है। और ग्रेफाइट का उपयोग क्या करते हैं, ग्रेफाइट का उपयोग पेंसिल के लेड और इलेक्ट्रोड में होता है। ग्रेफाइट का क्या यूज होता है, पेंसिल के लेड और इलेक्ट्रोड में ग्रेफाइट का यूज किया जाता है। याद रखना, पेंसिल की लेड और इलेक्ट्रोड में किसका यूज होता है, ग्रेफाइट का। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, अधातुओं की विशेषताओं के बारे में असत्य कथनों की चयन कीजिए। ऐसे क्वेश्चन हमेशा से हार्ड बनते हैं और ये क्लास जो आज की है ये पटवार, वीडियो और बाकी एग्ज़ामों के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट क्लास है, क्योंकि इसमें जो प्रश्न पूछे गए हैं वैसे क्वेश्चन ये सारे ही हाई लेवल के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपको बार बार एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं। तो इसने अधातुओं की विशेषताओं के बारे में असत्य कथन के बारे में पूछा है। देखो, अधातुएं द्रव की तीनों अवस्था में पाई जाती है। बिल्कुल सही बात है, जो अधातु होती है वह द्रव की तीनों अवस्था में पाई जाती है। किस में पाई जाती है, द्रव की तीनों अवस्था में पाई जाती है, तो सही है। हीरे को छोड़कर सभी अधातुएं तन्य होती है। हीरे को छोड़कर सभी धातुएं तन्य अधातुएं तन्य होती है। तीसरा देखो, ग्रेफाइट सबसे कठोर अधातु है। अधातु तो है लेकिन ग्रेफाइट सबसे कठोर अधातु नहीं है, बल्कि एक नरम धातु है जिसका उपयोग पेंसिल और इलेक्ट्रोड में करते हैं। तो ग्रेफाइट सबसे कठोर अधातु है, ये बात क्या है, एक तो ये गलत है। ब्रोमीन एक द्रव अधातु है। ब्रोमीन जो है ऐसी पहली अधातु कौन सी है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। पूछते हैं बार बार कि ऐसी कौन सी अधातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, तो उसका ऑप्शन होता है ब्रोमीन। ब्रोमीन एक ऐसी अधातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, तो ऑप्शन नंबर डी तो सही है। आयोडीन एक चमकीली अधातु है, हमने अभी पढ़ा है। आयोडीन क्या है, एक चमकीली अधातु है। अब एक ऑप्शन इसमें बच गया, हीरे को छोड़कर सभी अधातुएं तन्य होती है। यह ऑप्शन भी क्या है, गलत है, क्योंकि हीरे को छोड़कर हीरा तो तन्य नहीं होता, लेकिन सभी अधातुएं भी तन्य नहीं होती। तो बी और सी, जो ये सभी वाला ऑप्शन आता है ना इसमें, ये सभी वाला तो इसमें अपवाद होते ही हैं, तो ये गलत होता है वैसे भी। तो बी और सी गलत है, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी, केवल बी और सी ही गलत हैं। इसमें देखो, आयोडीन I2 एक अधातु होती है, ये भी चमकदार होती है। यानी कौन सी अधातु चमकदार होती है, आयोडीन। ब्रोमीन Br2 कमरे के तापमान पर एकमात्र तरल अधातु कौन सी है, ब्रोमीन। यानी ऐसी कौन सी अधातु है जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है, ब्रोमीन। और धातु कौन सी है, पारा। याद रखना, धातु तो होती है तरल में पारा और अधातु होती है ब्रोमीन। ग्रेफाइट सबसे कठोर है धातु नहीं, बल्कि नरम धातुओं में से एक है, पढ़ लिया आपने। हीरा सबसे कठोर है धातु, ठोस कार्बन का लघु माना जाता है। हीरा सबसे कठोर है धातु, ठोस कार्बन का रूप माना जाता है। तो हमने पढ़ लिया, इसमें इंपॉर्टेंट था आयोडीन चमकदार है धातु है, ब्रोमीन है धातु है लेकिन तरल है, ग्रेफाइट नरम धातु है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से कौन सी वस्तुएं जल के ऊपर तैरती है। यह क्वेश्चन पशु परीक्षण में पूछा गया था। निम्न में से कौन, पशु परीक्षण या जेल प्रहरी में से एक में था। निम्न में से कौन सी वस्तुएं जल के ऊपर तैरती है, हवा से भरा गुब्बारा, सोडियम, पोटेशियम, सोने की अंगूठी और स्टील का चम्मच। यानी कौन कौन सी धातुएं तैरती है। देखो, हवा से भरा गुब्बारा बिल्कुल वैसे ही अपन को पता है कि तैरेगा। सोडियम और पोटेशियम, सोडियम और पोटेशियम का घनत्व जल से थोड़ा कम होता है, इसलिए यह जल के ऊपर तैरती है। नरम धातुएं हैं, जल के साथ क्रिया करती है दोनों, और इनका घनत्व है ना जो उससे थोड़ा जल से कम होता है, इसलिए ये तीनों तो तैरती हैं, ABC तो तैरती हैं। अब सोने की अंगूठी और स्टील का चम्मच को आप डुबो कर देखना, ये दोनों नहीं तैरती है। तो पूछा है कौन सी तैरती है, तो ABC। तो ABC ऑप्शन नंबर सी में है कि ABC, हवा से भरा गुब्बारा, सोडियम और पोटेशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, सूची फैक्ट को सूची सेकंड के साथ मिलान कीजिए। RSM SSB बोर्ड ऐसे क्वेश्चन भी बहुत बार पूछता है कि सूची फैक्ट के साथ सूची सेकंड को मिलान करो। वैसे थोड़ा सा ज्ञान हो तो ये प्रश्न बड़ा इजी होता है। तो देखो, पहली सूची में तत्व हैं, दूसरे में उसके उपयोग हैं।
तो इसमें पहला प्लेटिनम, सल्फर, ग्रेफाइट और मरकरी। सबसे पहले देखो मरकरी या पारे का उपयोग क्या होता है, इसका उपयोग किया जाता है तापमापी या थर्मामीटर में। मरकरी या पारे का कहाँ यूज होता है, तापमापी या थर्मामीटर में जो पारा भरा होता है वो पारा होता है। अब ग्रेफाइट का उपयोग किसमें करते हैं, ग्रेफाइट का उपयोग करते हैं पेंसिल के अंदर, अपन ने पढ़ा है इलेक्ट्रोड और पेंसिल में ग्रेफाइट का उपयोग करते हैं। तो सी और ये दोनों तो सही हैं। अब सल्फर देखो, सल्फर और प्लेटिनम। सल्फर का उपयोग अपन करते हैं चिकित्सकीय उपयोग के लिए, और प्लेटिनम धातु को आभूषण बनाने में यूज में लेते हैं। तो प्लेटिनम का यूज तो क्या है आभूषण में, सल्फर का क्या है चिकित्सक उपयोग में। तो पहले में कौन सा है, दूसरा है, दूसरे में पहला है, फिर तीसरा चौथा सेम है। तो ऑप्शन नंबर डी देख लो, मरकरी का तापमापी, ग्रेफाइट पेंसिल, सल्फर का चिकित्सीय उपयोग होता है, प्लेटिनम को आभूषण बनाने में यूज करते हैं। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। इसमें भी यही है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ मिलान करना है, सूची फर्स्ट सूची सेकंड। अब स्टील, स्टेनलेस स्टील क्या है, अधातु धातु, मिश्र धातु, अक्रिय धातु। स्टेनलेस स्टील क्या है, ये एक मिश्र धातु है। तो ऑप्शन में बी और सी में आ रहा है, तो ये दोनों ऑप्शन तो कट गए, ए और डी, तो क्योंकि इसमें तो पहले में थर्ड आ ही नहीं रहा, तो बी और सी में से आना है। तो अब देखो सोना एक क्या है, दूसरा देखो सोना एक क्या, इन दोनों में देखो चौथा ऑप्शन आ रहा है, बी और सी आना है आंसर, इन दोनों में चौथा आ रहा है। तो सोना एक क्या है, अक्रिय धातु है। सोना कभी भी किसी के साथ अभिक्रिया नहीं करता, तो सोना एक क्या है, अक्रिय धातु है, यानी वो किसी के साथ रासायनिक अभिक्रिया नहीं करता। तीसरा देखो सल्फर क्या है, एक सल्फर एक क्या है, सल्फर है अधातु। सल्फर क्या है, सल्फर एक अधातु है। और मैग्नीशियम क्या है, मैग्नीशियम एक धातु है। तो सी में, सी और डी में कंफ्यूज कर रहा है। तो इसमें देखो ऑप्शन नंबर सी कौन सा सही है, सी। इसमें स्टेनलेस स्टील तो एक मिश्र धातु हो गई, सोना अक्रिय धातु हो गया, इन दोनों का ऊपर नीचे दे रखा है। तो सल्फर तो एक होती है अधातु और मैग्नीशियम एक होती है धातु। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ मिलान करो। ये प्रश्न भी पहले पूछ लिया गया है, तो बोर्ड इसको दोबारा पूछ सकता है, वैसे भी इन चारों नामों का इंपॉर्टेंस पूछता है। पहला देखो सूची फर्स्ट और सूची सेकंड। अमल, गन पाउडर, औषधियों में प्रयोग की जाने वाली अधातु कौन सी है। अमल, गन पाउडर और औषधि में उपयोग की जाने वाली अधातु कौन सी है। इसमें अधातु देखो मरकरी, पारा, ये तो धातु है, कॉपर तांबा भी धातु है, ग्रेफाइट और सल्फर बच गई है धातु। तो अम्ल और औषधि में प्रयोग होता है सल्फर का, किसका होता है, सल्फर का। अब देखो सी और डी में थर्ड ऑप्शन आ रहा है, यानी एक और दो ऑप्शन तो कट गए पहले से ही। दूसरा देखो इलेक्ट्रोड में उपयोग की जाने वाली अधातु पूछी है, इसका ये हो गया, तो एक अधातु बची है वो है ग्रेफाइट। तो 3 और 1 इन दोनों में ये सेम चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलो, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और तारों में उपयोग की जाने वाली धातु, अपन जो बिजली के तार वगैरह होते हैं वो कॉपर के बने हुए होते हैं। तो इसमें IV और थर्मामीटर में उपयोग की जाने वाली धातु होती है पारा। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही है। दोबारा देख लेना आप कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि औषधि में प्रयोग अधातु है तो सल्फर, इलेक्ट्रोड में उपयोग ग्रेफाइट का, तारों में कॉपर तांबा और थर्मामीटर में पारा। आगे चलते हैं। अब हम आगे चलने से पहले थोड़ा सा धातु के प्रमुख क्या गुण होते हैं, अधातु के गुण क्या होते हैं, इनके बारे में हम थोड़ा सा थ्योरी के माध्यम से अध्ययन कर लेते हैं। तो इसमें से हमें सारा कुछ क्लियर हो जाएगा कि हम अब तक क्या पढ़े हैं, आगे क्या पढ़ने वाले हैं, वो सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। थोड़ा सा थ्योरी पढ़ते हैं, 2 चैप्टर में। पहला धातुओं के प्रमुख गुण, दूसरा अधातु के प्रमुख गुण। तो देखो धातु के प्रमुख गुण। अब धातुओं के गुण कौन से होते हैं, बहुत बार प्रश्न बनते हैं। सामान्यतः धातुएं कैसी होती हैं, कठोर होती है। सारी धातुएं कठोर नहीं होती, लेकिन सामान्यतः धातुएं कैसी होती है, कठोर होती है। शब्दों पर ध्यान रखना। अब अपवाद क्या है, सोडियम और पोटेशियम। सोडियम को Na से व्यक्त करते हैं, पोटेशियम का K होता है। सोडियम और पोटेशियम जैसी कुछ धातुएं कठोर नहीं है, लगभग धातुएं कठोर होती है, लेकिन सोडियम और पोटेशियम जैसी धातुएं कठोर नहीं होती, बल्कि इतनी कोमल होती है कि इन्हें चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। याद रखना, चाकू से कटने वाली धातुएं कौन सी हैं, सोडियम और पोटेशियम। धातुओं का घनत्व ज़्यादा होता है,
अपवाद है धातुओं के घनत्व में भी लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। एक नाम और आ गया, सोडियम और पोटेशियम प्लस लिथियम, यानी इन तीनों धातुओं का घनत्व पानी से कम होता है, इसलिए ये पानी पर तैरती है। वो जो तैरने वाला प्रश्न था वो इसी से बना था, इसी लाइन से। ये अपवाद है, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम तीनों धातुओं का घनत्व है पानी से कम होता है, इसलिए ये पानी पर तैरती है। तो इनसे 2 प्रश्न बनेंगे। आगे चलते हैं। दूसरा गुण, धातुएं ऊष्मा और विद्युत की सुचालक होती हैं। लगभग धातुएं क्या होती हैं, ऊष्मा और विद्युत की सुचालक होती है। अब देखो प्रश्न पूछते हैं, सर्वाधिक विद्युत की सुचालक कौन सी धातु होती है? तो ऑप्शन आता है चांदी। चांदी विद्युत की सर्व उत्कृष्ट चालक है। चांदी विद्युत की उत्कृष्ट चालक है, यानी सबसे ज़्यादा चालकता किसमें होती है? विद्युत में, चांदी के अंदर, फिर तांबे के अंदर। अपवाद देखो, सीसा, लेड जिसको पीवी बोलते हैं, और पारा। सीसा और पारा दोनों धातुएं होते हुए भी ऊष्मा और के अच्छे सुचालक नहीं है, यानी ऊष्मा के कुचालक जैसा व्यवहार करते हैं। देखो धातुएं ऊष्मा और विद्युत की सुचालक होती है, बिल्कुल होती है। चांदी सर्वोत्तम चालक है, लेकिन अपवाद है, सीसा और पारा दोनों धातु होते हुए भी ऊष्मा और विद्युत की सुचालक नहीं है, बल्कि सुचालक तो ऐसे नहीं कह सकते कुचालक है, लेकिन ये कुचालक की तरह ही व्यवहार करती है, यानी बहुत बुरी चालक है ये, यानी ये ऊष्मा के कुचालक जैसा व्यवहार करते हैं। तो दोनों प्रश्न दोनों पॉइंटों में देखना। तन्यता, तीसरा है तन्यता। धातुओं को तारों के रूप में खींच सकते हैं, तो तन्यता एक गुण अपन ने पहले पढ़ा है, इंपॉर्टेंट है। धातुएं कठोर होती हैं, लेकिन सोडियम और पोटेशियम नरम होती है, उन्हें चाकू से काट सकते हैं। धातुओं का घनत्व ज़्यादा होता है, लेकिन सोडियम, पोटेशियम और लिथियम का पानी से कम होता है, वे पानी पर तैरती हैं। धातुएं ऊष्मा और विद्युत की सुचालक होती है। चांदी सर्वोच्च चालक है, लेकिन सीसा और पारा दोनों धातुएं होते हुए भी ऊष्मा के अच्छे सुचालक नहीं हैं, यानी वे ऊष्मा के कुचालक जैसा व्यवहार करते हैं। आगे बढ़ते हैं, धातुओं के और गुण कौन से होते हैं? चौथा गुण है आघातवर्धनीय, यानी धातुओं को पीटकर चादर बनाई जा सकती है। 1 ग्राम सोना से 2 किलोमीटर लंबी तार में बदला जा सकता है, यानी तन्यता होता है। सोने में सर्वाधिक गुण किसका होता है? तन्यता का होता है। और आघातवर्धनीय होता है, यानी धातुओं को पीटकर चादर बनाई जा सकती है। 1 ग्राम सोना 2 किलोमीटर लंबी तार में बदला जा सकता है। आगे देखो, धातुएं चमकदार होती हैं, बिल्कुल धातुएं सोना चांदी ये चमकदार ही होती हैं। ध्वनिक, धातु को चोट मारने पर ध्वनि उत्पन्न करते हैं, और यानी तभी तो हम घंटी जो लगाते हैं उसमें कांस्य का उपयोग होता है। को कांसा सबसे अच्छा ध्वनिक धातु है। सातवां देखो, घनत्व है। सामान्यतः धातुओं का घनत्व अधिक होता है, इसके भी अपवाद हैं। लिथियम, सोडियम और पोटेशियम ये जल से भी हल्के होते हैं, इसलिए जल के ऊपर तैरते हैं, वैसे धातुओं का घनत्व अधिक होता है। अब देखो, अधिकांश धातुओं के गलनांक उच्च होते हैं, जैसे लोहे का 1538 हमने पढ़ा है। केवल कुछ अपवाद होते हैं, जैसे गैलियम, सीजियम, पारा के गलनांक कम होते हैं। गैलियम एक ऐसी धातु है जिसका गलनांक लगभग 29 सेंटीग्रेड होता है, जो मानव शरीर के सामान्य तापमान 37 डिग्री सेल्सियस इससे अधिक होता है, तो इसलिए गैलियम हथेली पर रखने पर पिघल जाती है। अपने पहले पढ़ी है, लोहे का 1538, यानी अधिकांश धातुओं के गलनांक उच्च होते हैं। अपवाद में है गैलियम, सीजियम, पारा। पारा तो सामान्य तापमान पर द्रव अवस्था में होता ही है, और गैलियम का गलनांक अपने शरीर से भी कम होता है, इसलिए यह हथेली पर जब इसको रखते हैं तो ये पिघल जाती है। नेक्स्ट, धातुएं आमतौर पर ठोस होती हैं। धातुएं ठोस होती हैं, लेकिन जैसे लोहा ये सारे ठोस हैं, लेकिन पारा क्या है? ये अपवाद है, तरल धातु के रूप में होता है। तो ये धातुएं गुण थे, कठोर होती है, चमकीली होती है, आघातवर्धनीय होती है, तन्यता होती है, घनत्व ज़्यादा, गलनांक उच्च, धातुएं ठोस, ये सारे धातुओं के गुण हैं। इन्हीं में से हमेशा कोई ना कोई प्रश्न बनता है। आगे हम कुछ अधातुओं के गुण पढ़ेंगे। अधातुओं के गुण। अधातुएं ठोस, द्रव और गैस। अधातुएं ठोस, द्रव और गैस तीनों रूपों में पाई जाती है। पहले प्रश्न आया था, अधातु होती है वो ठोस, द्रव और गैस तीनों रूपों में पाई जाती है। ब्रोमीन एक तरल अधातु है। ऐसी कौन सी अधातु है जो तरल अधातु होती है? ब्रोमीन। दूसरा देखो, अधातुओं में सामान्य चमक नहीं होती, धातुएं चमकीली होती है, जबकि अधातु चमकहीन होती है। लेकिन आयोडीन एक चमकदार अधातु है। आयोडीन एक अधातु होते हुए भी चमकदार होती है। अधातुएं भंगुर होती हैं, यानी टूटने वाली होती है। अधातुएं न तो तन्य होती है न अपघट्य, यानी न तो तन्य होती है न आघातवर्धनीय होती है। ये पहले आया था ना इसका, हीरा सबसे होते हुए अन्य अधातुएं तन्य होती हैं, तो अधातुएं न तो तन्य होती हैं न ही अपघट्य या आघातवर्धनीय होती है। तो इसमें देख लो,
अधातु में ठोस, द्रव और गैस तीनों रूप में पाई जाती है। ब्रोमीन एक तरल अधातु है, चमक नहीं होती लेकिन आयोडीन में होती है, भंगूर होती है, न तन्य होती है, न अपघट्य होती है। अधातु में ऊष्मा और विद्युत की कुचालक होती है। अधातु जो होती है वो ऊष्मा और विद्युत की कुचालक होती है। अपवाद है ग्रेफाइट जो कि विद्युत का सुचालक होता है। अधातुएं सामान्यतः हल्की और कोमल होती हैं। हीरा अत्यंत कठोर होता है। अधातुएं हल्की और कोमल होती है लेकिन अपवाद है हीरा है जो सबसे कठोर होता है। ध्वनि, अधातुएं आवाज़ भी नहीं करती। अभिक्रियाशीलता, कुछ अधातु जैसे फास्फोरस, एक अधातु है फास्फोरस जो बहुत अभिक्रियाशील होती है, इसलिए फास्फोरस को जल में रखा जाता है। यह वायु से अभिक्रिया करके आग पकड़ लेता है, इसलिए इसको जल में रखा जाता है। अब देखो फास्फोरस को याद रखना, फास्फोरस क्या है, एक अधातु है जिसको जल में रखा जाता है। तो अपन ने धातु के गुण पढ़े, अधातु के गुण पढ़े, इन्हीं में से कोई ना कोई प्रश्न आपके एग्जाम में बनना है। तो आगे कुछ प्रश्नों की और प्रैक्टिस करते हैं, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, कौन सी धातु को चाकू से काटा जा सकता है? अपन ने पढ़ लिया है कौन सी धातु है, सोडियम। कौन सी धातु को चाकू से काट सकते हैं? सोडियम और पोटेशियम को। कौन सी धातु बिजली की सबसे अच्छी सुचालक है? बिजली की सबसे सर्वोत्तम चालक कौन सी है? सोना, तांबा, चांदी, एल्यूमिनियम। तो चांदी, हमने अभी पढ़ा था चांदी सर्वोत्तम चालक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कौन सी धातु हल्की होती है लेकिन मजबूत होती है और वायुयान के निर्माण में प्रयोग ली जाती है? यानी ऐसी कौन सी धातु है जो हल्की होती है और मजबूत होती है जिसका निर्माण अपन वायुयान के निर्माण में करते हैं? क्या देखो, सोना, मैग्नीशियम, टाइटेनियम और एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम जो धातु होती है वो हल्की होती है और मजबूत होती है, इसका उपयोग वायुयान के निर्माण में करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 25, किस धातु को प्रकाश में चमकने के लिए पॉलिश किया जाता है? ये अच्छा क्वेश्चन है। किस धातु को प्रकाश में चमकने के लिए पॉलिश किया जाता है? तांबा, लोहा, सीसा, मैग्नीशियम। तो जो मैग्नीशियम जो धातु है उसको प्रकाश में चमकने के लिए उस पर पॉलिश की जाती है। किस पे पॉलिश की जाती है? मैग्नीशियम पे पॉलिश की जाती है। किस धातु को प्रकाश में चमकने के लिए पॉलिश किया जाता है? मैग्नीशियम। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, कौन सी धातु अम्लों से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस छोड़ती है? सामान्यतः अधातु जो होती है वो अम्लों से अभिक्रिया नहीं करती, लेकिन जो धातु होती है वो अम्लों से जब अभिक्रिया करती है तो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है। कौन सी गैस उत्पन्न करती है? हाइड्रोजन गैस। तो कौन सी धातु अम्लों से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस छोड़ती है, ये पूछा है। क्या सोना? सोना तो एक अक्रिय धातु है जो किसी के साथ अभिक्रिया नहीं करता। पारा एक द्रव्य अवस्था में होता है। तांबा और एल्यूमिनियम। तो कौन सी धातु अम्लों से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस छोड़ती है? यानी धातुएं अम्लों से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस छोड़ती है, ये बात याद रखना पहले तो। फिर कौन सी धातुएं करती है? ये देखो एल्यूमिनियम। ऑप्शन नंबर बी, एल्यूमिनियम हो गया, लोहा हो गया, इनको याद रखना, एल्यूमिनियम, लोहा। कौन सी धातु अम्लों से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस छोड़ती है? एल्यूमिनियम और लोहा। क्वेश्चन नंबर 27, कौन सी धातु का गलनांक सबसे अधिक होता है? लोहा, टंगस्टन, सोना, चांदी। तो कौन सी धातु का गलनांक सबसे अधिक होता है? तो टंगस्टन। ऑप्शन नंबर बी। कौन सी धातु का गलनांक सबसे अधिक होता है? टंगस्टन। किसका होता है? टंगस्टन। क्वेश्चन नंबर 28, कौन सी धातु हरे रंग की या ग्रीन रस्ट बनाती है? कौन सी धातु हरे रंग की, जब जंग लगता है तो वो हरे रंग की लगती है, ग्रीन रस्ट। ये कौन सी होती है? लोहा, तांबा, जिंक, एल्यूमिनियम। तो ये कौन सी होती है? तो ये होती है तांबा यानी कॉपर। ऑप्शन नंबर बी। देखो, जब कॉपर के बर्तनों को लंबे समय तक नम वायु में खुला रखा जाता है तो उस पर एक हल्की हरी परत बन जाती है। यह हरा पदार्थ क्या होता है? इसको याद रखना, यह हरा पदार्थ कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट का मिश्रण होता है। यानी जब कॉपर के बर्तनों को लंबे समय तक नम वायु में खुला रखते हैं तो उस पर एक हल्की हरी परत बन जाती है। यह हरा पदार्थ कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट का मिश्रण होता है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, कौन सी अधातु द्रव अवस्था में पाई जाती है? देखो आ गया ना क्वेश्चन, कौन सी अधातु द्रव अवस्था में होती है? तो अधातु देखो ब्रोमीन। ब्रोमीन क्या होती है? हमेशा द्रव अवस्था में पाई जाती है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, कौन सी अधातु जीवाणुनाशक के रूप में यूज होती है? क्लोरीन, हीलियम, हाइड्रोजन, सल्फरम। अपने पढ़ा था जल शोधन के लिए किस धातु का उपयोग करते हैं? क्लोरीन का करते हैं। तो क्लोरीन का उपयोग जीवाणुनाशक के रूप में करते हैं, ये जल शुद्ध किया जाता है, याद रखना।
क्लोरीन ए धातु की गंध तेज होती है और तीखी होती है। क्लोरीन ए धातु की गंध तेज और तीखी होती है। क्वेश्चन नंबर 31, कौन सा ए धातु जल में घुलकर अम्लीय विलयन बनाता है? कौन सी ए धातु जल में घुलकर अम्लीय विलयन बनाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, सल्फर डाइऑक्साइड। कौन सी धातु है जो जल में घुलकर अम्लीय विलयन बनाता है? सल्फर डाइऑक्साइड। कौन सा है? सल्फर डाइऑक्साइड, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, वेल्डिंग जो करते हैं उसमें उपयोग होने वाली गैस कौन सी है? वेल्डिंग में उपयोग होने वाली गैस कौन सी है? पहला ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, एसिटिलीन और हाइड्रोजन। तो वेल्डिंग में उपयोग होने वाली गैस कौन सी है? ऑप्शन नंबर सी, एसिटिलीन। कौन सी है वेल्डिंग में उपयोग होने वाली गैस? सी, एसिटिलीन, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 33, बेकिंग सोडा जिसे हम खाने का सोडा कहते हैं उसका रासायनिक सूत्र क्या है या रासायनिक नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम क्लोराइड। तो जो बेकिंग सोडा या खाने का सोडा है उसका रासायनिक सूत्र होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, NaHCO3। NaHCO3, NaCO3 तो होता है सोडियम कार्बोनेट, जिसे तो कपड़े धोने का सोडा बोलते हैं, लेकिन बेकिंग सोडा या खाने का सोडा का रासायनिक नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट, यानी जिसमें बाई बीच में जुड़ता है ना वो होता है बेकिंग सोडा या खाने का सोडा। तो NaHCO3 याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ये। बेकिंग सोडा या खाने का सोडे का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट, NaHCO3। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या है? ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग भी अपन पानी को कीटाणु रहित करने में करते हैं। तो ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र देखो COH2, COCl2, COCO3, CaCl2। याद रखना, ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग तो अपन करते हैं पानी को कीटाणु रहित करने में। तो ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या है? CaOCl2। क्या है? CaOCl2। याद रखना, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र है CaOCl2, CaOCl2। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से कौन सी अक्षारीय धातु नहीं है? लिथियम, पोटेशियम, सोडियम, ये तीनों तो क्या हैं? अक्षारीय धातुएं हैं, जबकि ये कैल्शियम है ना ये अक्षारीय धातु नहीं है। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम का घनत्व भी कम होता है और ये अक्षारीय धातु होती है, जबकि कैल्शियम नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 36, कौन सी धातु वायु और नमी में बहुत तेजी से ऑक्सीकरण करती है? यानी वायु और नमी में बहुत तेजी से ऑक्सीकरण कौन सी धातु करती है? एल्यूमिनियम, पोटेशियम, तांबा और चांदी। तो कौन सी धातु होती है जो जल से तेजी से ऑक्सीकरण करती है? वायु और नमी, इसका जल और वायु से तेजी से ऑक्सीकरण करती है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा पोटेशियम। पोटेशियम पोटेशियम ऑप्शन में नहीं आए तो आ जाएगा सोडियम। इन दोनों में से कोई ना कोई ऑप्शन में दिख जाएगा। तो जल से तीव्र अभिक्रिया करने वाली धातु कौन सी होती है? पोटेशियम होती है। जल से तीव्र अभिक्रिया करने वाली धातु कौन सी है? पोटेशियम। जल से तीव्र अभिक्रिया करने वाली धातु होती है पोटेशियम। सबसे अधिक क्रियाशील धातु भी कौन सी है? पोटेशियम। एक ही बात है, जल से तीव्र अभिक्रिया तभी तो करेगी जब वो सबसे क्रियाशील धातु है। तो जल से तीव्र अभिक्रिया करने वाली धातु कौन सी है? पोटेशियम। फिर कौन सी है? सोडियम। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, आमतौर पर प्रयोग की जाने वाली अक्षार धातु, यानी आमतौर पर यूज होने वाली अक्षारीय धातु कौन सी है? तो इसमें लिथियम, पोटेशियम, सोडियम तो होती है, वो नाम है नहीं इसमें। तो आमतौर पर प्रयोग की जाने वाली अक्षार धातु कौन सी होती है? लिथियम। कौन सी है? लिथियम। क्वेश्चन नंबर 38, जिप्सम का सूत्र क्या है? जिप्सम का सूत्र हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं जब छोटे थे सबसे, तो इसका याद है सबको। ऑप्शन नंबर बी, CaSO4 2H2O। CaSO4 2H2O याद रखना, CaSO4 2H2O। प्रश्न नंबर 39, जिंक धातु को पानी के साथ गर्म करने पर क्या होता है? जब जिंक धातु को पानी के साथ गर्म करते हैं तो क्या होता है? यानी धातु को पानी के साथ गर्म करने पर कौन सी गैस निकलती है? अपने अभी पढ़ा था, हाइड्रोजन गैस निकलती है। जिंक धातु को पानी के साथ गर्म करने पर हाइड्रोजन गैस निकलती है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, धातुओं का सामान्यतः स्वरूप कैसा होता है? चमकीली होती है, नहीं होती, चमकहीन होती है, कठोर तो धातु होती है, न भंगूर या भंगूर। कौन सी होती है यह आपको बताना है। धातुएं न भंगूर तो होती नहीं, भंगूर होती तो टूटने वाली होती है। तो ऑप्शन नंबर डी, धातु कैसी होती है? भंगूर होती है, यानी टूटने वाली होती है।
क्वेश्चन नंबर 41, कौन सी धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस देती है? अभी हमने पढ़ा था एल्यूमिनियम और लोहा जो होते हैं वो अम्ल के साथ अभिक्रिया करने पर हाइड्रोजन गैस देती है। तो ऑप्शन नंबर सी, एल्यूमिनियम धातु अम्लों से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस छोड़ती है। यहाँ मैंने दोनों ऑप्शन साथ दे दिए, लोहा और एल्यूमिनियम दोनों का नाम याद रखना। ये दोनों धातुएं अम्ल के साथ अभिक्रिया करने पर हाइड्रोजन गैस देती है, लोहा और एल्यूमिनियम। क्वेश्चन नंबर 42, नीला तोता क्या है? नीला तोता क्या है? इसका सूत्र देखना है CuSO4 2,5H2O, CuSO4 2.5H2O याद रखना, CuSO4 0.5H2O। Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट होता है, देखो ये तो JnSO4 जिंक सल्फेट होता है, FeSO फेरस सल्फाइड होता है, CuSO4 और 5H2O, CuSO4.5H2O नीला तोता का रासायनिक सूत्र होता है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, निम्न में से कौन सी एक उपयोगी अधातु है जो रॉकेट ईंधन के रूप में यूज होती है? यानी अधातु है जो रॉकेट ईंधन में यूज होती है। तो ये दो कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर, हाइड्रोजन है। तो कौन सी है? हाइड्रोजन एक अधातु है जो रॉकेट ईंधन के रूप में यूज होती है। क्वेश्चन नंबर 44, सबसे हल्की धातु कौन सी है? सबसे हल्की धातु होती है लिथियम। कौन सी है? लिथियम। सबसे हल्की धातु कौन सी है? लिथियम होती है। क्वेश्चन नंबर 45, जल के साथ कौन सी धातु अत्यंत तीव्र प्रतिक्रिया करती है? जल के साथ कौन सी धातु प्रतिक्रिया करती है? इसमें देखो कैल्शियम, एल्यूमिनियम, लोहा, सोडियम। सोडियम का नाम आ गया तो सोडियम। देखो सोडियम एक अत्यंत क्रियाशील अक्षारीय धातु है, इसलिए सोडियम को मिट्टी के तेल में डुबोकर रखा जाता है ताकि वह हवा या नमी से संपर्क न आए। पोटेशियम भी सोडियम से अधिक क्रियाशील धातु है। यानी सोडियम और पोटेशियम दोनों ही क्रियाशील धातुएं हैं। पोटेशियम ज़्यादा है, सोडियम उससे थोड़ी कम है। इन दोनों को ही हवा या नमी से संपर्क में न आए, इसलिए इनको मिट्टी के किरोसिन तेल में डुबोकर रखा जाता है, वरना ये आग पकड़ लेती है। और अधातुओं में फास्फोरस को जल में रखा जाता है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, निम्न में से किस अधातु को वायु के साथ अत्यधिक अभिक्रियाशील होने के कारण जल में रखा जाता है? देखो ऑप्शन आ गया, वही प्रश्न आ गया। तो अधातु है तो फास्फोरस। अधातु जल से अभिक्रिया नहीं करती, यद्यपि वायु में बहुत सक्रिय हो जाते हैं। यानी अधातु जल से अभिक्रिया नहीं करते, वे वायु में बहुत सक्रिय हो जाते हैं। इस प्रकार अधातुओं को जल में रखा जाता है। उदाहरण के लिए फास्फोरस एक सक्रिय धातु है जो वायु में खुला रखने पर आग पकड़ लेती है। फास्फोरस से वायुमंडलीय ऑक्सीजन का संपर्क न हो, इसलिए उसे जल में रखा जाता है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, धातुएं ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या बनाती है? धातुएं ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके धातु के ऑक्साइड बनाती है। सही बात है, ऑप्शन नंबर सी। जब कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करती है तो वो धातु की ऑक्साइड बनाती है। धातुएं ऑक्सीजन से अभिक्रिया धातु की ऑक्साइड बनाती है। देखो अब धातुएं कैसी होती है, उनकी प्रकृति अक्षारीय होती है और जो अधातु होती है वो अम्लीय प्रकृति होते हैं। याद रखना, धातु अक्षारीय और अधातु अम्लीय। देखो धातु अक्षारीय होती है, अधातु में ए आता तो अम्लीय होती है। अधातु अम्लीय, नाम ए आ रहा है दोनों में, तो अम्लीय होती है। और धातु अक्षारीय होती है। तेजाब वर्षा का मुख्य कारण क्या है? जो तेजाब वर्षा या अम्लीय वर्षा बोलते हैं, जिसे तेजाब या अम्लीय वर्षा होती है, उसका प्रमुख कारण क्या है? CO2, HeO2, NO2 और SO2। तो ऑप्शन नंबर बी, NO2 और SO2 याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तेजाब वर्षा जिसे अम्लीय वर्षा कहते हैं, वो उसका कारण क्या होता है? NO2 होता है और SO2 होता है। NO2 नाइट्रस ऑक्साइड, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। तो NO2 और SO2 तेजाब वर्षा या अम्लीय वर्षा का कारण होता है। याद रखना, NO2 SO2। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, सल्फर का उपयोग किस उद्योग में होता है? तो याद रखना, रबर उद्योग जिसे वल्कनीकरण प्रक्रिया से प्राप्त होता है, जिस उद्योग में वल्कनीकरण प्रक्रिया का उपयोग होता है, तो सल्फर का उपयोग होता है किस उद्योग में? रबर उद्योग में। रबर उद्योग में किसका उपयोग होता है? सल्फर का वल्कनीकरण। सल्फर का उपयोग रबर उद्योग में होता है। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 50, निम्न में से कौन सी धातु सबसे कम क्रियाशील होती है? लोहा, एल्यूमिनियम, प्लेटिनम और कैल्शियम। निम्न में से सबसे कौन सी धातु सबसे कम क्रियाशील होती है? तो इसमें देखो लोहा, एल्यूमिनियम, कैल्शियम में तो क्रियाशील है प्लेटिनम। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी,
ऑप्शन नंबर सी होता है प्लेटिनम। देखो पढ़ो, सीजियम पोटेशियम दोनों ही अक्षार धातुएं हैं जो अत्यधिक क्रियाशील होती हैं। तो सीजियम, पोटेशियम और सोडियम ये तीनों है ना, ये अक्षार धातुएं हैं और अत्यधिक क्रियाशील होती है। अपन को बताएं, जब प्रश्न पूछा जाए अत्यधिक क्रियाशील धातु तो सोडियम आ जाएगा, पोटेशियम आ जाएगा या सीजियम आ जाएगा। बात करें सबसे कम क्रियाशील धातु, तो सबसे कम क्रियाशील धातु तो होती है सोना, जिसे अक्रिय धातु बोलते हैं, वो किसी के साथ अभिक्रिया नहीं करता। सबसे कम क्रियाशील धातु सोना होती है। सोना के बाद में दूसरा नंबर आता है प्लेटिनम का। तो सबसे कम क्रियाशील धातु कौन सी होती है? सोना और प्लेटिनम, याद रखना। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 51, एनोडीकरण किस धातु की सतह को मजबूत और जंगरोधी करने के लिए एक प्रक्रिया होती है एनोडीकरण। तो ये किस धातु की सतह को मजबूत बनाने के लिए और उसे जंगरोधी बनाने के लिए, उसमें जंग नहीं लगे, मजबूत हो जाए और थोड़ी सुंदर दिखे, तो उसमें एक लेप किया जाता है जिसे बोलते हैं एनोडीकरण। तो ये कौन सी धातु के लिए होता है? तो ऑप्शन नंबर सी एल्यूमिनियम। एनोडीकरण की प्रक्रिया किस धातु से संबंधित है? एल्यूमिनियम से है। तो देखो एनोडीकरण की प्रक्रिया, धातु जैसे एल्यूमिनियम का एनोड बनाया जाता है, इसे सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 जैसे इलेक्ट्रोलाइट में डुबोया जाता है। एनोडीकरण प्रक्रिया कोई चरण पूछ सकता है, तो इसे एल्यूमिनियम को तो एनोड बना दिया, इसे सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 जैसे इलेक्ट्रोलाइट में डुबोया जाता है। विद्युत धारा दी जाती है जिससे सतह पर एल्यूमिनियम ऑक्साइड की पतली कठोर परत बन जाती है, यानी जिससे सतह पर एल्यूमिनियम ऑक्साइड की परत बन जाती है, और यही होती है एनोडीकरण। तो किस में है? एल्यूमिनियम। नेक्स्ट, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, एक्वारेजिया का अनुपात क्या होता है? एक नाम सुना होगा एक्वारेजिया। इसका अनुपात क्या होता है? इसका अनुपात होता है 3:1। कितना होता है? 3:1। HCl का तो 3 हिस्सा होता है इसमें, और HNO3 यानी सांद्र नाइट्रिक अम्ल का 1 हिस्सा होता है। HCl का तो 3 और HNO3 का 1 हिस्सा होता है। इसे बोलते हैं एक्वारेजिया। देखो, एक्वारेजिया एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ होता है राजाओं का जल या राजसी जल। एक्वारेजिया एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ होता है राजाओं का जल या राजसी जल, क्योंकि यह राजा धातु सोने को भी पिघला सकता है और सोना घुल जाता है। ये सोने को भी घोल देता है, इसलिए इसे राजसी जल या राजाओं का जल कहते हैं। यही है एक्वारेजिया। अब देखो, इसमें सोना घुल जाता है, प्लेटिनम भी घुल जाता है, लेकिन चांदी नहीं घुलती। अब देखो, इसका अनुपात पूछते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, बार बार पूछते हैं एक्वारेजिया का अनुपात। पहले तो अनुपात होता किस किस का है? एक तो इसमें होता है HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, एक होता है HNO3 नाइट्रिक अम्ल। पहला होता है HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, दूसरा होता है HNO3 नाइट्रिक अम्ल। अब HCl में 3 अक्षर हैं तो 3 भाग हो गए, HNO3 इसमें फिर 1 भाग बचेगा, तो अनुपात हो जाएगा 3:1। याद रखना, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी 3 भाग, नाइट्रिक अम्ल यानी 1 भाग, HCl के 3 भाग, HNO3 का 1 भाग। तो एक्वारेजिया का अनुपात होता है 3:1। ये बहुत बार पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज हमने 51 क्वेश्चन प्लस धातु अधातु के थ्योरी के रूप में गुण भी पढ़े। इस प्रकार हमने इस क्लास में उन सारे प्रश्नों तक पहुँचने का प्रयास किया है जो RSS ने, बोर्ड और RPSC ने बार बार पूछे हैं और जो आने वाली एग्ज़ामों के लिए इम्पोर्टेंट बनते हैं। प्लस इन क्वेश्चनों की सहायता से हमने इस सारे टॉपिक को कवर करने का प्रयास किया है। इसमें NCERT बुक और RBSC बुक दोनों का बिल्कुल पूरा सार आ चुका है। उन दोनों किताबों से इसके अंदर अब और कुछ नहीं बचता। आई होप आज का टॉपिक धातु अधातु एवं उनके यौगिक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। इसको आप 2-3 बार देखोगे तो आपको ये टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, और मुझे नहीं लगता इसको पढ़ने के बाद आपका कभी कोई प्रश्न गलत होगा। तो आज की क्लास बहुत लंबी हो चुकी है, इसलिए इस क्लास को यहीं विराम देते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम।